हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टडी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल पोएट्री आपको सुनाना चाहता हूं, जिससे हो सकता है कि टॉपिक आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आए। पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है, अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, अब इस नाम की पहचान बाकी है। बस जब हम प्लैनेटरी मोशन करेंगे तो हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक के अंदर इन जो साइंटिस्ट के नेम मैं लूंगा उनके बारे में ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज अपने को इंपॉर्टेंट है वो है कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स के 3 लॉज थे, जब हम वो लॉज करेंगे आपको वो फेयर नोटबुक में लिखने हैं, अदरवाइज शॉर्ट में जस्ट इनको डिस्कस करना है। चलिए अब हम प्लैनेटरी मोशन की स्टडी स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ प्लैनेटरी मोशन में सबसे पहला नाम आता है टोल्मी का। टोल्मी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला था सदी का। उन्होंने कहा था कि अर्थ सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद इनकी थ्योरी को गलत प्रूव करने के लिए इंडियन साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर्यभट्ट। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आर्यभट्ट ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड को पहली बार जीरो दी थी। आर्यभट्ट वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पाई की वैल्यू बताई थी। आर्यभट्ट ने कह दिया था कि ये थ्योरी जो है ये रॉन्ग है, कहीं ना कहीं इन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को सपोर्ट किया। लेकिन इसको कंटिन्यू करके जो प्रूफ से जो जिन्होंने पूरी मतलब थ्योरी को कहते हैं ना कि एकदम से पब्लिश कराया, वो थे निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने कहा कि जो सन है वो सेंटर में रहता है। हेलियो का मतलब होता है सन, इनके अकॉर्डिंग सन सेंटर में रहता है। और हमने जो टोल्मी में देखा था उनकी थ्योरी जियोसेंट्रिक, जियो मतलब अर्थ, उनके अकॉर्डिंग अर्थ सेंटर में रहती थी। बच्चों जो निकोलस कोपरनिकस थे ये भगवान थे इस चीज के कि इन्होंने बता दिया था, पब्लिशली कर दिया था, इन्होंने ये चीज को पब्लिश कर दिया था कि जो सन है वो सेंटर पे रहता है, मतलब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को। इसके बाद इन सब में एक पागल इंसान आया। पागल तो नहीं बोलना चाहिए बच्चों, ये साइंटिस्ट है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। इनके बाद आए टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने एक अलग ही थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जो मून है वो सेंटर पे रहता है, ना सन ना अर्थ, कोई भी सेंटर पे नहीं रहता। इनकी थ्योरी को लोगों ने टाइकोनिक थ्योरी के नाम से भी जाना। इसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। इन्होंने विद प्रूफ इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया जिसका नाम था गैलीलियन टेलीस्कोप। उस टेलीस्कोप से ये प्रूव कर दिया कि जो सभी प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इनकी थ्योरी को सपोर्ट किया केपलर ने। केपलर ने कहा मैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल को तो मान रहा हूं जो कि निकोलस की दी गई थी, उसको मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन इन्होंने कुछ लॉज दिए जिनको हम केपलर्स के लॉज के नाम से जाने जाते हैं। केपलर्स के टोटल 3 लॉज थे, जिसको केपलर फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, केपलर सेकंड लॉ जिसे हम लॉ ऑफ एरिया के नाम से जानते हैं, एंड केपलर थर्ड लॉ जिसे हम लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से जानते हैं। यहां से बच्चों आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों केपलर का फर्स्ट लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ये हमारे पास एक एलिप्टिकल शेप है, इस शेप को बोलते हैं ये एक एलिप्स है। वो तो जैसे सर्कल के अंदर एक डायमीटर होता है ना, इसमें एक्सिस होती हैं। बड़ी वाली साइड को बोलते हैं मेजर एक्सिस एंड छोटे वाली साइड को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। अगर इसको हम हाफ हाफ कर दे बच्चों तो हम इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। बड़े वाली साइड को सेमी मेजर एक्सिस और छोटे वाली साइड को सेमी माइनर एक्सिस। जैसे बच्चों सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है, वैसे ही इसके अंदर 2 फोकस होते हैं जिसको हम F1 और F2 से लिखते हैं। फोकस का प्लूरल है फोकाई। अब हम केपलर का फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, ईच एंड एवरी प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मींस जब भी कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, तो वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। और सन किसी भी एक फोकस पे हो सकता है। फिर से सुने, जो भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो सर्कल में नहीं कर रहे, बल्कि वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और सन किसी भी एक फोकाई के ऊपर हो सकता है। अब बच्चों बात आती है एपीहिलियन और प्रीहिलियन की। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रीहिलियन। बच्चों देखो, जब भी कोई प्लैनेट होगा वो सन के पास भी होगा, जिसे हम कहेंगे सन के सबसे पास है, और कभी सन के दूर भी होगा। अगर सन के सबसे पास कोई प्लैनेट होता है बच्चों, तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं प्रीहिलियन। द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट विद सन इज कॉल्ड प्रीहिलियन। मतलब कि किसी प्लैनेट और सन के बीच में सबसे पास वाले डिस्टेंस को हम प्रीहिलियन बोलते हैं। सिमिलरली अब सेकंड आता है हमारे पास एपीहिलियन और एपोजी। ये क्या होता है बच्चों, जब भी कोई प्लैनेट सन से बहुत दूर होगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, तो हम बोलेंगे वो एपीहिलियन पे है, और इस डिस्टेंस को एपोजी भी बोला जाता है। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एपीहिलियन और एपोजी। नाउ वी आर मूविंग टू टॉपिक केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन।
बच्चों जो केपलर का सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन था उसको समझने के लिए हमने यहां पर एक सन ले लिया और एक ये प्लैनेट ले लिया। ये इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर का मतलब सन से लेके किसी प्लैनेट तक का डिस्टेंस। वो तो सपोज कर लो कि इस प्लैनेट ने कुछ फाइनाइट टाइम के अंदर कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर करके हमने देखा यहां पर पहुंच गया, अब ये रेडियस वेक्टर दूसरा आ गया। बच्चों अब हम देखेंगे जो ये एरिया कवर हुआ है इस एरिया को बोलते हैं A1। सिमिलरली हम दूसरी कंडीशन पे देखते हैं, मान लो कि प्लैनेट यहां है, इसने उतना ही टाइम लिया, सेम टाइम लिया, और इस टाइम के अंदर ये प्लैनेट मान लो कि इस दूसरी पोजीशन के ऊपर आ गया। अब जो एरिया कवर हुआ बच्चों वो एरिया लेट कर लेते हैं A2 हुआ, तो केपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये एरिया इक्वल होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखो, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू एनी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि ये जो बच्चों हमने यहां पर रेडियस वेक्टर लिया है, ये जो एरिया कवर करेगा ये इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम में। मान लो हमने यहां पे है ना 1 मंथ का टाइम देखा, 1 मंथ के बाद अगर हम देखें यहां भी अगर कोई प्लैनेट 1 मंथ के लिए मूव किया है तो एरिया इक्वल होगा। बस यहां देखो लेंथ में ज्यादा है और यहां पे विड्थ क्या है, ज्यादा है। तो अब आप समझिए, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू एनी प्लैनेट sweeps out equal area in equal interval of time. My dear students, this law is also called law of area. Now we are moving to Kepler's third law of planetary motion. Kepler's के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों जब भी कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो आप देखिए इसको रिवॉल्व करने में जो टोटल टाइम लगता है मान लेते हैं वो टाइम लगता है t। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग t का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r के क्यूब के। r यहां पर सेमी मेजर एक्सिस है। एक बार फिर से समझिए बच्चों, अगर ये प्लैनेट मान लो दूर हो गया और जो अब इसका जो ऑर्बिट है वो ये वाला ऑर्बिट है, अब मान लो कि प्लैनेट जो है वो इस बड़े ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या अब टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो आप कहेंगे सर अब जो एक चक्कर लगाना है या एक रेवोल्यूशन है उसका टाइम ज्यादा लगेगा। केपलर्स थर्ड लॉ की डेफिनेशन को एक बार फिर से समझते हैं। अगर हम कह दें कि कोई भी एक प्लैनेट है वो सन के अराउंड जब रिवॉल्व करता है कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम लगता है उसको t, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ जो ये टाइम है इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ टाइम मतलब टाइम का स्क्वायर, कौन सा टाइम? जब कोई भी प्लैनेट अपना 1 रेवोल्यूशन सन के अराउंड रिवॉल्व कंप्लीट करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ, किसका क्यूब करना है अपने को? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब बच्चों हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेरी वो बात याद है ना कि पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है, अभी तो आए हैं जमीन पर अभी आसमान की उड़ान बाकी है, अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम अब इस नाम की पहचान बाकी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जियोसेंट्रिक थ्योरी वाज गिवन बाय। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन ए है कोपरनिकस, बी है केपलर, सी है न्यूटन एंड डी है टोल्मी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में उस स्टूडेंट का नाम अनाउंस करूंगा जिसने सबसे ज्यादा आंसर और सबसे करेक्ट आंसर दिए थे। लास्ट वीडियो में जो सबसे करेक्ट आंसर दिए थे उसका नाम मैं अभी बता देता हूं। उस स्टूडेंट का नाम था मयंक। मयंक जायसवाल ने सबसे पहले मुझे आंसर दिए और सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी वाज गिवन बाय। ऑप्शन ए इज कोपरनिकस, बी इज केपलर, सी इज न्यूटन एंड डी इज टोल्मी। माय डियर स्टूडेंट, हमें यह बताना है कि सबसे पहले हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी। थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ एरिया या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट with sun at one of its foci is stated as law of period, law of orbit, law of area या law of gravitation. Question number 5th is, according to the third law of Kepler, t square is directly proportional to r square, t square is directly proportional to r cube, t square is directly proportional to r and t is directly proportional to r. Now next question is, according to Kepler's, a satellite always revolve in an ऑप्शन ए इज सर्कुलर ऑर्बिट, बी इज एलिप्टिकल ऑर्बिट, सी इज पैराबोलिक ऑर्बिट एंड डी इज हाइपरबोलिक ऑर्बिट। वो तो ये जो जैसे सर्कुलर शेप होती है ऐसे एलिप्टिकल, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक ये शेप्स के नेम है जो हायर क्लासेस में आप सीखोगे। बट अभी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है कि कोई सैटेलाइट को आप एक प्लैनेट की तरह ले सकते हो। कोई भी सैटेलाइट किस तरह से किसी एक बड़े प्लैनेट या बड़े स्टार के अराउंड रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which law state the line joining the sun and the earth sweeps out equal area in equal interval of time?
ऑप्शन ए इज केपलर्स फर्स्ट लॉ, बी इज केपलर्स सेकंड लॉ, ऑप्शन सी इज केपलर्स थर्ड लॉ एंड ऑप्शन डी इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मींस ऐसा कौन सा लॉ है केपलर का जो अपने को बताता है कि कोई भी प्लेनेट का जो रेडियस वेक्टर होता है वो इक्वल एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके बच्चों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करना है और मैं ये देखूंगा कि सबसे जल्दी और सबसे करेक्ट आंसर कौन देता है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा वो थ्योरी आपको बता रहा था जो प्लैनेटरी मोशन की थ्योरी है। जो बच्चे ये थ्योरीज को नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी जो कि अपने को टोल्मे ने दी थी। इसके बाद आती है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो कि अपने को सबसे पहले आर्यभट्ट ने, लेकिन पब्लिश किसकी हुई थी? कोपरनिकस की। इसके बाद बच्चों कंपैरिजन है जियोसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक थ्योरीज के अंदर। पॉइंट बाय पॉइंट आप समझते जाएं। जियोसेंट्रिक थ्योरी में अर्थ सेंटर में रहती है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में सन जो है वो सेंटर में रहता है। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अंदर अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सन है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। जो ऑल प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो दी थी निकोलस कोपरनिकस ने, उसको और डिटेल में दिया गया है। इस थ्योरी का एक ही ड्रॉबैक था कि जो सन है उसकी पोजीशन फिक्स कर दी गई थी सेंटर पे, अदरवाइज ये करेक्ट थी। इसके बाद बच्चों हमने केपलर्स के लॉ को पढ़ लिया और टाइको ब्राहे की थ्योरी को अपने को पढ़ना नहीं है क्योंकि मून कभी सेंटर में था ही नहीं। दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू सो मच।